हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। चलिए आज हम बात करते हैं 12वीं कक्षा के गणित। तो आज हम 12वीं कक्षा के गणित में शुरू के 4 चैप्टरों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं 4 चैप्टर को यदि हम कवर कर लेते हैं तो परीक्षा में हमें पासिंग नंबर एकदम पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। तो पहला लेसन हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, और दूसरा लेसन हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमिति, और तीसरा लेसन हमारा है मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह, और चौथा लेसन हमारा है डिटर्मिनेंट्स सारणिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आव्यूह। पहले हम आव्यूह को पढ़ेंगे, फिर सारणिक को पढ़ेंगे, तब हम या पहले लेसन या दूसरे लेसन को पढ़ेंगे, तब जाके हम 5वें लेसन को शुरुआत करेंगे। चलिए तो आज हम बात करते हैं कि आव्यूह। आव्यूह किसे कहते हैं। शुरू में तो हम यही पढ़ेंगे कि आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो हम सवाल को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि आव्यूह मैट्रिक्स की जो डिफिनेशन होती है वो क्या होती है। हम पहले उसको हम लिख भी देंगे, तो चलिए इसकी बताते हैं। इसमें कुछ चीज़ हमें पढ़ना है। पहले तो देखिए कुछ चीज़ बता देते हैं, जैसे इसमें स्तंभ क्या होता है, कॉलम जिसे कहा जाता है कॉलम, रो ये क्या होता है पंक्ति। पहले तो इसको हम समझते हैं। तो पहले हम बताते हैं आपको पंक्ति। पंक्ति किसे कहते हैं, पहले ए समझते हैं। तो पंक्ति, इसको इंग्लिश में रो कहा जाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, पहले ये बता देते हैं। यदि पृथ्वी के समांतर रेखाएं पंक्ति कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पंक्ति कहलाती हैं। और पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर अर्थात 90 अंश के कोण से जाने वाली रेखाएं स्तंभ कहलाती हैं। पहले तो ये हम समझेंगे कि क्या है। तो देखिए स्तंभ को कहा जाता है कॉलम। पहले हम इतनी बात को समझ लेते हैं कि स्तंभ क्या होता है और पंक्ति क्या होती है। देखिए ये हमारी क्या है, पंक्ति है। क्या है मतलब आर, इसे आर से हम प्रदर्शित करेंगे, आर है। यदि हम दूसरी खींच दें, तीसरी खींच दें, चौथी खींच दें, तो इसलिए इसका नाम R1 लिख देंगे, इसका नाम R2 लिख देंगे, इसका नाम R3, इसका नाम R4 लिख देंगे। इस तरह डाट डाट करके हम और भी लिख सकते हैं। देखिए समांतर है कि नहीं। और यदि हम ऐसे खींच दें, ऐसे और ऐसे और भी खींच सकते हैं, तो इसका नाम C1 हो जाएगा, इसका नाम C2, इसका नाम C3 और इसका नाम C4। तो इसको देखिए पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, पंक्ति 4, स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, स्तंभ 4। इस तरह हम मतलब पहले हम स्तंभ और पंक्ति को जरूर समझेंगे, नहीं तो कुछ कंफ्यूज हमारा बना रहेगा तो दिक्कत होगी हमें। अब हम पढ़ेंगे इसका, पहले तो हम इसके अब रूपरेखा पढ़ेंगे। मतलब रूपरेखा का मतलब होता है कि इसका इंट्रोडक्शन, पहले इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। इसकी रूपरेखा हम तैयार करके पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही आसान महसूस होगा जब प्रश्नावली के सवालों को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि कितना हम पढ़ लिए हैं, कितना हमारा बाकी है। तो इस मतलब बेस पे हम पढ़ेंगे तो थोड़ा हमें अच्छा भी लगता है कि हमें कितना हमारा कवर हो गया, कितना नहीं। तो हम पहले उन चीज़ों को लिख देते हैं कि क्या हमें पढ़ना है, फिर क्रम वाइज से आपको एक एक करके हम बताएंगे और प्रश्नावली और एग्जाम्पल के सवालों को क्रमानुसार हल कराएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम। तो चलिए बात करते हैं आव्यूह मैट्रिक्स का जो रूपरेखा है उसके बारे में बात करते हैं। रूपरेखा तो सबसे पहले समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें पढ़ना क्या चीज़ है, क्योंकि हम कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा हमारा फर्ज बनता है कि हम उस पर विचार करें। तो हम क्या कर रहे हैं, विचार करने जा रहे हैं। देखिए पहले तो परिभाषा पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या होती है,
फिर पढ़ेंगे आव्यूह का निरूपण, तो इसका निरूपण पढ़ेंगे। फिर आव्यूह के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का क्रम अथवा कोटि, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह पर संक्रिया, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद सममित अथवा विसम्मित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको पढ़ेंगे। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं अथवा प्रारंभिक रूपांतरण, तो यहाँ पर इनकी जो लिखा गया है देख लीजिए। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, तो इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा, डिफिनेशन पढ़ेंगे। डिफिनेशन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ हम पहले जो बताएं उसका भी ध्यान रखेंगे, जो स्तंभ और क्या था, पंक्ति था। तो इसकी परिभाषा होती है कि यदि किसी यम गुणेयन, मतलब यदि किसी, चाहे वो वास्तविक संख्या हो चाहे काल्पनिक संख्या हो, दोनों की बात कर रहे हैं, वास्तविक तथा काल्पनिक संख्या, यदि उन्हें यम पंक्ति, देखिए ध्यान सुनिएगा, यम पंक्ति तथा यन स्तंभ में रेक्टेंगुलर एरे अर्थात आयताकार सारणी में व्यवस्थित कर दें, तो जो हमें रूप प्राप्त होगा वही क्या होता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका हमें जो आंसर मिलता है, मैट्रिक्स का आंसर एक पार्टिकुलर नंबर नहीं होता है, क्योंकि मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स ही आता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स ही आता है, आव्यूह का आंसर आव्यूह ही आएगा। क्योंकि जो इसमें हम जिन संख्याओं को लेते हैं वह संख्या एक समुच्चय रूप की होती है। क्या होती हैं, समुच्चय रूप की होती हैं। तो समुच्चय रूप की होती हैं, तो हम समुच्चय में जो संख्याएं होती हैं उनका एक आंसर, तो आप जानते ही होंगे कि एक आंसर उसका विशेष नहीं होता है, उसके कई आंसर होते हैं। इसीलिए इसका आंसर कई आंसर कोई, मतलब ऐसी संख्या रहेंगी, मतलब ऐसी संख्याओं का समूह रहेगा जो इनके आंसर में शामिल होगा। इसीलिए इसका आंसर एक क्या आता है, एक आव्यूह के रूप का होता है, एक संख्या, एक नंबर नहीं होता है। तो चलिए पहले हम इसकी परिभाषा लिखवाते हैं, फिर हम बात आगे करेंगे। देखिए इसकी परिभाषा लिखी गई है कि यम एन संख्याओं का समुच्चय जो यम पंक्ति तथा एन स्तंभ में एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित कर दें तो प्राप्त सारणी आव्यूह मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पर कुछ हम नोट लिख रहे हैं, जैसे आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A, B, C ... से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा इसको बेसिक है, थोड़ा सा आप समझिएगा इसे। अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जो उनके अवयव होते हैं प्रदर्शित करते हैं। पहले तो हम इन बात को समझते हैं कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, किसी भी अक्षर से हम दिखा सकते हैं, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। जैसे A बराबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं इसको, 3 4 5। देखिए इसको क्या कहेंगे हम, R1, इसको कहेंगे R2, इसको कहेंगे R3, या इसे कहेंगे पंक्ति 1, पंक्ति 2 और पंक्ति 3। इसे कहेंगे C1, इसे कहेंगे C2,
इसे कहेंगे C3। ऊपर भी लिख सकते हैं स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3। ये हो गया। देखिए लिखा है कि अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, या B बराबर हम ऐसे भी लिख सकते थे ABCD। देखिए तो ये हमारे R1 R2 और ये हमारे C1 C2। अब इसका हम नामकरण रखते हैं। जैसे इसका नाम कोटि क्या होती है, तो हम यहाँ लिखते हैं पहले पंक्ति होता है, फिर क्या होता है स्तंभ। क्या होता है स्तंभ। तो 1 2, तो यहाँ 2 गुणे और ये भी 2 है, तो इसकी क्या हो गई अवयव की कोटि हो गई, अवयव की कोटि। तो B बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। यहाँ पर देखिए B बराबर 2 गुणे 2। यहाँ पर लिख सकते हैं A बराबर 3 गुणे 3। मतलब A का जो मतलब क्या है वो 3 गुणे 3 क्रम का है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग अवयव की कोटि। पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। माना A अवयव है तथा यम पंक्ति तथा यन स्तंभ है। क्या है यन स्तंभ है। तो हम इसे लिख सकते हैं A और यम गुणे यन, या A बराबर लिख सकते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे 3। देखिए पंक्ति कितना है इसमें R1 R2 R3, तो इसका नाम पहले लिख दिए, फिर C1 C2 और C3 फिर बाद में लिख दिए। ऐसे भी लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1 2 3, जैसे A बराबर दिया है, तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे। देखिए पहले पंक्ति R1 R2 R3 और यहाँ पर क्या हमारा है C1, तो इसका 1 2 3 ठो है और एक क्या है 1, तो इसका एक क्या हो गया कोटि हो गया। या और लिख सकते हैं जैसे A बराबर 3 2 5 1 2 3। देखिए R1 R2 R3, ये हो गया C1, ये हो गया C2। तो इसका जब नाम लिखेंगे हम तो लिखेंगे 3 गुणे 2। देखिए इसका क्या हो गया एक कोटि क्रम लिखा जा रहा है, आर्डर इसके। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे B बराबर कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3। तो इसमें कितने पंक्ति हैं R1, स्तंभ कितने हैं C1 C2 C3। तो इसका नाम हो जाएगा 1 गुणे 3। देखिए 1 गुणे 3 लिखा गया है। अब इसका हम व्यापक अवयव का व्यापक रूप देखते हैं। अवयव का व्यापक रूप जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, तो मान लेते हैं, माना A कोई अवयव है, कोई अवयव है, उसमें यम पंक्ति और क्या है यन स्तंभ है। क्या है यन स्तंभ है। तो देखिए A बराबर हो जाएगा हमारा A11, A क्या हो जाएगा 11। देखिए 11 लिखें, इसका मतलब बताते हैं A12 A13। मतलब कहने का मतलब यह है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए एक का मतलब पहली पंक्ति, फिर क्या है पहला स्तंभ। इसका मतलब पहली पंक्ति में हम पहले पंक्ति लिखते हैं। क्या लिखते हैं पहले पंक्ति। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस तरह करके हम अगर इस तरह कर लें डॉट 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 डॉट, थोड़ा समझिएगा, डॉट डॉट करके आगे बढ़ जाएं, तो देखिए हमें मालूम है कि हमारी पंक्ति तो पहली है A1, लेकिन स्तंभ हमें नहीं पता है। क्या है स्तंभ नहीं पता है, तो हम इसे लिख लेते हैं यम। इस बात को आप समझे होंगे क्यों 1 लिखा गया है, क्यों
यहाँ पर n लिखा गया है। यहाँ पर क्यों n लिखा गया, इस बात को आप जरूर समझे होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति दूसरा पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाते हैं। तो A2 1 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A2 3 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A2 3 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, डॉट डॉट यहाँ पर हो जाएगा A2n, मतलब पता है दूसरी पंक्ति लेकिन हमें स्तंभ नहीं पता तो n मान लिए। इस तरह A31 A32 A33 और डॉट डॉट A3n। अब हम क्या कर लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट कर लेते हैं, मतलब इसमें हम बहुत बढ़ गए आगे, मतलब इस तरह करके हम आगे चले आए। तो अब इसका नाम हो जाएगा AM1। मतलब ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमें पता है कि स्तंभ तो पहला है लेकिन पंक्ति क्या हो गई, देखिए 1 2 3 4, इसमें बहुत अनंत पंक्ति हो गए, इसलिए हम क्या लिख दें इसकी जगह m, फिर इसको लिखेंगे AM2 AM2 और इसे लिखेंगे AM3 और डॉट डॉट इसको लिख देंगे क्या AMN। तो अब आप बताइए इसमें पंक्तियों की संख्या कितना है m, स्तंभों की संख्या कितना है, देखिए पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट करके m है, स्तंभों की संख्या n है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका कोटि हो गया। कोटि, इस अवयव की कोटि क्या है, कोटि क्रम क्या है बताइए, कोटि क्रम m गुणे n है। समझ में आया इतना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इधर, चलिए पहले हम कुछ इधर बात कर लेते हैं, जैसे कि द्वि अनुलग्न, ये क्या चीज होता है, तो बता दें कि जैसे इन्हीं को हम करें A22, इन्हीं को करें द्वि अनुलग्न, जैसे इसको कहते हैं बायां अनुलग्न और इसे कहते हैं हम लोग दायां अनुलग्न। इस चीज को पहले समझ लेते हैं। देखिए बायां अनुलग्न के किसको दर्शाता है, बायां अनुलग्न पंक्ति को और दायां अनुलग्न स्तंभ को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, स्तंभ को। तो जैसे हम इससे पता लगा लेते हैं इसकी आवश्यकता क्या है, इसका गुण क्या है, इसका गुण है यह ज्ञात करता है कि किस पंक्ति तथा किस स्तंभ का कोई अवयव है, ए पता कर, जैसे मैं कह दूं कि A22, तो इसका मतलब है कि दूसरी पंक्ति तथा दूसरा स्तंभ का अवयव, या यहाँ लिख दिया जाए जैसे A बराबर 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं 4, मतलब A21 बराबर क्या लिख सकते हैं, दूसरी पंक्ति पहला, मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2। तो देखिए इसकी आवश्यकता और इसका उपयोग भी हम बता दें। चलिए अब बात कर लेते हैं, कुछ इधर कुछ चीज लिखे गए हैं तो इसको मिटा देते हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। यही शुरू में जो हम लिखवाए थे 4 इंट्रोडक्शन लिखवाए थे वही चीज है। फिर कल या अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले हम इंट्रोडक्शन या समझ लेते हैं इनको अच्छी तरीके से। यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन कि निम्न प्रश्नों में पंक्ति स्तंभ कोटि अवयवों की संख्या को प्रदर्शित कीजिए। तो बताइए पंक्ति कितने इसमें है, पहले हम गिन लेंगे पंक्ति। तो देखिए ये पंक्ति 1 2, तो पंक्ति की संख्या कितनी है 2,
स्तंभ की संख्या कितनी इसमें है? 1 2 3 3। फिर क्या कह रहा है? कोटि। कोटि इसकी क्या है? तो 2 गुणे 3। और अवयवों की संख्या क्या है? अवयवों की संख्या बराबर हो जाएगी 2 गुणे 3 बराबर 6। देखिए 6 अवयव है। इसमें आते हैं, इसमें देखिए पंक्ति कितना है? 2। स्तंभ कितना इसमें है? 2। देखिए 1 2। और इसमें कोटि किसकी कितनी हो जाएगी? 2 गुणे 2। और अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? अवयवों की संख्या बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4। ये हो गया हमारा आंसर। ये सब क्या है? हमारे आंसर है। सब क्या है? आंसर है। इसमें आते हैं, पंक्ति बराबर क्या हो जाएगा? 2। स्तंभ बराबर क्या हो जाएगा? पंक्ति बराबर इसमें सॉरी 1 2 3। इसमें पंक्ति कितना है? 3। स्तंभ क्या है? 1। इसकी कोटि क्या है? देखिए 3 गुणे 1 बराबर 3 मतलब सॉरी कोटि इसकी 3 गुणे 1 है। अवयवों की संख्या क्या है? अवयवों की संख्या बराबर है 3। इसमें देखिए पंक्ति कितना है? इसमें 1 2 3। स्तंभ क्या है? इसमें कितना है? 1 2 3 4। और इसकी कोटि क्या है? 3 गुणे 4। अवयवों की संख्या क्या है? अवयवों की संख्या बराबर 3 गुणे 4 बराबर 12। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या मतलब बता रहे हैं आपको और इंट्रोडक्शन कैसा था। अब हम अगले वीडियो में 3.1 के सभी सवालों को हल करेंगे, क्योंकि हम इनका जिनका क्या था इंट्रोडक्शन था हम दे दिए। तो अब हम पढ़ेंगे 3.1 के सभी प्रश्नों को। तो आज बस इतना ही। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें। और आपको बता दें जानकारी के लिए कि इस चैनल पर आपको 9वीं कक्षा, 6वीं कक्षा, 12वीं कक्षा, 11वीं कक्षा के सभी मैथ के सभी अध्यायों से संबंधित वीडियो मिलेंगे। और हम आपको यहाँ पर मैथ डेली पढ़ाएंगे।